1999 तक जो हमारा यूनियन बजट है वो शाम को 5 बजे पास किया जाता था। ऐसा क्यों? ऐसा ब्रिटेन की वजह से, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर सुबह के 11:30 बजे होते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी रिलैक्स्ड और कन्वीनियंट टाइम होता था। बट 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस पाने के बाद भी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो ये कॉलोनियल एरा का जो ट्रेडिशन है वो फॉलो करते रहे। लेकिन 99 के अंदर पहली बार यशवंत सिन्हा ने ये पॉइंट आउट किया कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। बट इसका एक कारण और है जिसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो के आगे में जो सेगमेंट है ट्रेडिशंस ऑफ बजट उसके अंदर बताऊंगी, तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर हम 2023 के बजट की बात करें तो इस बजट को पहला बजट कहा जा रहा है ऑफ अमृतकाल एंड अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडिया एट द रेट 100। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपने बजट की 7 प्रायोरिटीज़ बताई और वो उसे सप्तऋषिज कहती हैं। इट इंक्लूड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। आज के हमारे वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे की हाइलाइट्स ऑफ द 2023 बजट। उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या बजट के ट्रेडिशंस थे जिन्हें चेंज किया गया है, इस बजट को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो अपने बजट को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। उनके पास पावर है कि कैसे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो ये पैसा है वो निकाल सकते हैं और कैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द की फीचर्स ऑफ 2023 बजट। जब भी कोई बजट पास होता है तो द ओनली थिंग दैट द सैलरी क्लास लुक फॉरवर्ड टू इज द इनकम टैक्स रिबेट। तो इस बजट के अंदर अंडर सेक्शन 87A जो हमें रिबेट मिली है वो ये है कि अब तक जो लोग 5 लाख तक की इनकम रखते थे उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा के 7 लाख कर दी गई है, यानी अब वो लोग जो साल भर में 7 लाख की इनकम रखते हैं उन्हें कुछ भी इनकम टैक्स नहीं देना। इसके अलावा जो हमारे टैक्स स्लैब्स हैं उसके अंदर भी चेंज किया गया है। अभी तक वो 6 स्लैब्स थे, लेकिन अब उन 6 स्लैब्स को ख़त्म करके 5 स्लैब्स में कर दिया गया है। ये स्लैब्स जो हैं वो लास्ट टाइम 2014 के अंदर चेंज किए गए थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि कैसे जो है ये स्लैब्स चेंज किए गए हैं, कैसे जो कितना लगेगा, कितना इनकम टैक्स लगेगा वो चेंज कर दिया गया है। जो लिमिट थी पहले 2.5 लाख थी, पहले 2.5 लाख तक पे जो है टैक्स नहीं था, अब उस लिमिट को बढ़ा के जो है 3 लाख कर दिया गया है। और 3 to 6 लाख को जो है 5% देना पड़ेगा, 6 to 9 लाख को 10%, 9 to 12 लाख को 15% और 12 to 15 लाख को 20%। अगर हम बात करें सरचार्ज की तो द हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव 5 करोड़ रुपीज़ इज़ रिड्यूस फ्रॉम 37% टू 25%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सरचार्ज होता क्या है। ये वो टैक्स होता है जो कि टैक्स के ऊपर लगता है, यानी इट इज़ लेविड ऑन द टैक्स पेबल एंड नॉट ऑन द इनकम जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ है और उसके ऊपर 30 रुपीज़ का टैक्स लगता है तो उस 30 रुपीज़ के टैक्स पर 10% का सरचार्ज लगेगा। तो आपको कितना सरचार्ज देना पड़ा? 3 रुपीज़। बट ये जो सरचार्ज है ये उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो 50 लाख से ज़्यादा की इनकम रखते हैं। नेक्स्ट इज़ दी पैन कार्ड। तो अब ये जो पैन कार्ड है इट विल बी यूज्ड एज अ कॉमन आइडेंटिफायर एट दी गवर्नमेंट एजेंसीज। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बताया है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो 47 लाख यूथ्स को स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी इन द कमिंग 3 years अंडर अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अंडर अ पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिस स्कीम। ये जो हमारा बजट है ये ई कोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी फोकस कर रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे वो ई कोर्ट्स का जो फेज़ 3 है उसके लिए 7,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्पेंड करने वाला है। अब ये ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है क्या? ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है विच इज़ मॉनिटर्ड एंड फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। इसके अंदर जो फोकस है वो ये है टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज डिलीवरी एज डिटेल्ड इन दी ई कोर्ट प्रोजेक्ट लिटिगेंट्स चार्टर। इसके अलावा वो डेवलप करेंगे, इंस्टॉल, इम्प्लीमेंट करेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन द कोर्ट, ऑटोमेट करेंगे द प्रोसेस टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स स्टेक होल्डर्स एंड विल एनहांस जुडिशियल प्रोडक्टिविटी,
क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली, ताकि वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिडिक्टेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट बना सके। अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो पहली बार इट इज़ द हाईएस्ट एवर आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज़, यानी रेलवेज़ के डेवलपमेंट के लिए 2.5 लाख करोड़ जो हैं वो रखे गए हैं। सो ये तो हो गए वो की हाइलाइट्स जो 2023 के बजट में बताए गए हैं। लेकिन हमारे यूनियन बजट की कुछ हिस्ट्री भी है, कुछ ट्रेडिशंस भी हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ ट्रेडिशंस के अंदर चेंजेस किए गए हैं। जो हमारा पहला बजट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो 1947 में पास किया गया था और उसके बाद से अब तक 73 एनुअल बजट्स, 14 इंटरिम बजट्स और 4 स्पेशल बजट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा बजट्स जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने आज तक प्रेजेंट किए हैं इट इज़ मोरारजी देसाई। तो इंडिया का जो पहला यूनियन बजट है इंडिपेंडेंट इंडिया का, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय R.K. शनमुखम चेट्टी ऑन 26 नवंबर 1947, जिसका जो टोटल एक्सपेंडिचर था इट वॉज एस्टिमेटेड अराउंड 197.29 करोड़ विद डिफेंस एक्सपेंडिचर एट 92.74 करोड़। अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें तो पहला ट्रेडिशन तो है टाइम ऑफ बजट अनाउंसमेंट। जब मैंने आपको बताया कि कैसे 1999 तक शाम को 5 बजे जो है वो बजट पास किया जाता था, लेकिन इसका एक रीज़न और था, वो ये था कि 1990s तक ये जो बजट था इसका क्या काम था, टू रेज टैक्सेस। सो इसीलिए जब ये बजट को शाम को प्रेजेंट किया जाता था तो इट गेव प्रोड्यूसर्स एंड द टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज द फुल नाइट टू वर्क आउट द चेंज इन दी प्राइसेस। लेकिन यशवंत सिन्हा ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो NDA लेड गवर्नमेंट थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस रिचुअल को चेंज किया बाय अनाउंसिंग द 99 यूनियन बजट एट 11 AM और ये ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया 2001 से। नेक्स्ट ट्रेडिशन जिसमें चेंज किया गया था वो था डेट ऑफ बजट अनाउंसमेंट। पहले ये जो बजट है इसे अनाउंस किया जाता था ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, लेकिन 2017 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ये ट्रेडिशन को चेंज किया और उन्होंने 1 फरवरी को यूनियन बजट प्रेजेंट किया और साथ साथ पहले जो रेल बजट था वो सेपरेट होता था यूनियन बजट से। 92 ईयर्स तक ये काम होता रहा, रेल बजट और यूनियन बजट को सेपरेटली पेश किया जाता था, लेकिन इसे भी मर्ज कर दिया गया 2017 के अंदर। नेक्स्ट ट्रेडिशन जो फॉलो होता है वो होता है हलवा सेरेमनी का। जैसे ही बजट तैयार हो जाता है और प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है उससे पहले एक हलवा सेरेमनी होती है। अगर हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले मीठा खाया जाता है, तो उसी ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए यह हलवा सेरेमनी होती है जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर खुद इस हलवे को सर्व करते हैं और इसके अंदर जो भी की मेंबर्स होते हैं इस बजट को बनाने के अंदर वो सब इस सेरेमनी के अंदर शामिल होते हैं। लास्ट ट्रेडिशन जो चेंज किया गया है वो है ब्रीफ केस का, लेदर ब्रीफ केस का। पहले जब ये बजट प्रेजेंट किया जाता था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस बजट को लेदर ब्रीफ केस के अंदर लेके आते थे, लेकिन निर्मला सीतारमन ने इस पूरे ट्रेडिशन को चेंज किया और अब वो बही खाते को लेकर आती हैं एंड इट वाज चेंज इन 2019 जब उन्होंने इस ट्रेडिशन को चेंज किया। सो आप देख सकते हैं कि कैसे यूनियन बजट कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने सारे ट्रेडिशंस जो हैं उसके साथ एसोसिएटेड है। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि बजट क्या होता है। बेसिकली बजट एक ब्लूप्रिंट होता है जो गवर्नमेंट बताती है कि कैसे आने वाले साल के अंदर वो सारा पैसा खर्च करेंगी, कहाँ कहाँ से खर्च करेंगी, किन किन सेक्टर्स के अंदर खर्च करेंगी। लेकिन इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कैसे पूरा बजट तैयार होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन इसमें शामिल होता है, वही हम समझेंगे। सो बजट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट विच लेज आउट a fiscal roadmap for the country for the next 1 year. It is prepared by the Ministry of Finance in consultation with नीति आयोग and other concerned ministries. ये जो बजट डिवीज़न होता है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये वो नोडल बॉडी होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द बजट। बजट जनरली अगस्त सितंबर के अंदर बनाना चालू हो जाता है क्योंकि वो उसे फरवरी के अंदर जो है उन्हें प्रेजेंट करना होता है, तो उससे 6 महीने पहले से वो बनाना चालू कर देते हैं एंड इट नीड्स टू बी passed by both the houses of parliament before beginning of the financial year, जो कि 1 अप्रैल होता है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेप्स विच आर फॉलोड बिफोर द मेकिंग ऑफ द बजट। तो सबसे पहला तो ये होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एक सर्कुलर इशू करती है टू द मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ऑटोनॉमस बॉडीज़ कि वो एक एस्टिमेट तैयार करें कि वो कितना खर्चा करेंगे, उन्हें कितने पैसे चाहिए। सो बेसिकली वो एक स्केलेटन फॉर्म जो है वो तैयार करती है जिसके अंदर गाइडलाइंस होती हैं और उसी के बेसिस पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपनी डिमांड्स प्रेजेंट करती हैं। इन एस्टिमेट्स के अलावा मिनिस्ट्रीज़ को ये भी बताना पड़ता है कि उन्होंने पास्ट ईयर में कहाँ कहाँ खर्चा किया, कैसे जो रेवेन्यू है उसे यूज़ किया, कैसे खर्च किया, क्या एक्सपेंडिचर था। नेक्स्ट इज़ दी कंसल्टेशन। तो जब ये रिक्वेस्ट आ जाती हैं उसके बाद इन रिक्वेस्ट की स्क्रूटनी होती है बाय द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट और कंसल्टेशंस होती हैं बिटवीन द मिनिस्ट्रीज़ एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और अप्रूवल के बाद ही इस पूरे डेटा को भेजा जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद। इन सब रिकमेंडेशंस के बाद जो मिनिस्ट्री है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो एलोकेट करती है रेवेन्यू को टू वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर देयर फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है ओवर द एलोकेशन ऑफ फंड्स तो उस केस में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इट कंसल्ट्स विद द यूनियन कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। इन सारे कंसल्टेशंस और एलोकेशन के बाद एक प्री बजट मीटिंग होती है जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। इन स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? वो होते हैं बैंकर्स, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, इकोनॉमिस्ट और ट्रेड यूनियंस। So once the pre-budget consultation is done, the finance minister takes the final call on all the demands. उसे डिस्कस किया जाता है with the prime minister before the finalization. और इस सारे प्रोसेस के बाद फाइनली जो हमारा बजट है वो प्रिंट होने जाता है। प्रिंट होने से पहले आपको पता ही है कि एक हलवा सेरेमनी होती है, लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब ये हलवा सेरेमनी होती है उसके बाद से लेके उस दिन तक जब तक जो हमारा बजट है वो प्रेजेंट नहीं हो जाता, जो भी की मेंबर्स होते हैं हु आर एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ द बजट वो अपने घर नहीं जाते, अपनी फैमिली मेम्बर से बात नहीं करते, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि कहीं सीक्रेसी लीक ना हो जाए, बजट लीक ना हो जाए। इसीलिए वो लोग जो हैं तब तक जब तक ये बजट प्रेजेंट नहीं हो जाता अपने घर नहीं जाते। They remain cut off from their families. Now we will talk about those constitutional provisions जो कि गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि कैसे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये पैसा निकाल के खर्च कर सकते हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 112 जो कि ये कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इस बजट को पेश करें बिफोर द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ये कहता है कि गवर्नमेंट को एक सेपरेट अकाउंट प्रेजेंट करना पड़ेगा ऑफ द रिसीट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जो है रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी और फंड्स हैं वो सब कुछ इंक्लूडेड होंगे एज वेल एज ऑल द मनी रिसीव बाय द गवर्नमेंट थ्रू लोन्स। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 266। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसे जितना भी रेवेन्यू आया है वो कहाँ पे डालना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्रेडिट करना पड़ेगा। जो भी रेवेन्यू आया है इंक्लूडिंग टैक्सेस, बाकी सब कुछ रेवेन्यू, उन्हें वहाँ पे जो है डालना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और फिर आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 जो है हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस मनी को, इस पैसे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तब तक विड्रॉ नहीं कर सकती जब तक एक लॉ पास नहीं हो जाता बाय द पार्लियामेंट जो कि इंश्योर करे कि ये कहाँ पे खर्च होगा। पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया है, पूरा लॉ पास किया है कि कैसे ये सारे पैसे का खर्चा होगा। Next is Article 270 which requires the government to present a statement of the estimated receipts and expenditure of each state government, जिसे हम स्टेट बजट भी कहते हैं कि हर स्टेट के अंदर कहाँ खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, वो सब कुछ जो है गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एंड लास्टली आर्टिकल 272 इट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू ट्रांसफर सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बजट। बजट के ट्रेडिशन क्या हैं, कैसे वो पास किया जाता है और 2023 के बजट की क्या की हाईलाइट्स हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।